आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 16 अगस्त 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर ईरान ने अमेरिका को दी धमकी, क्यों कहा तुम्हारे फौजियों के पैर तोड़ देंगे, बताएंगे हम। ईरान और अमेरिका का इस्लामाबाद MOU आज हो रहा खत्म, क्या कुछ घंटों में फिर शुरू हो सकती है जंग। ईरान ने कतर से मांगी लापता पायलट्स को तलाश करने की इजाज़त, अब एक्सपर्ट टीम भेजने की तैयारी। यमन में हूथियों के मिसाइल और ड्रोन हमले हुए तेज, मोका और मारिब में मचा रहे तबाही। गजा की जंग से इसराइल को हुआ बहुत भारी नुकसान, 142 अरब डॉलर का खर्च और 136 अरब डॉलर का नया कर्ज। नेतन्याहू ने फाड़ दी इसराइलियों की जेब। और इसी के साथ देखिए धमाकों के बीच समंदर किनारे पिकनिक मना रहे यूक्रेनी। यूक्रेन के ड्रोन्स को हवा में ही मार गिराने की महारत हासिल कर रहे रूसी फौजी। और इस्राएली मिनिस्टर बेन गुविन ने हर रात 30 से 40 फ़लस्तीनियों को कत्ल करने की तजवीज़ कर दी पेश। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और यह है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और आखिर में दुनिया भर की कई बड़ी साइंस, टेक्नोलॉजी और बहुत अहम दिलचस्प अपडेट्स आपको बहुत छोटे छोटे लफ्ज़ों में मिल जाएंगी। बने रहिएगा वहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को एक बार फिर बड़ी वार्निंग दे दी है और कहा है कि ईरान के मुहाफिज अपने दुश्मनों के पैर तोड़ देंगे। अब सवाल ये है कि क्या ईरान को किसी नए मिलिट्री एक्शन की भनक मिल रही है अमेरिका की तरफ से, या ये सिर्फ एक सख्त वार्निंग है कि अगर अमेरिकी फ़ौज या US नेवी ने हॉर्मुज़ पर कंट्रोल या कब्ज़ा करने की कोशिश की तो उसे तबाह कर दिया जाएगा। क्या ये महज वार्निंग है? क्योंकि आज दिन में कई बार ऐसी वार्निंग दी गई है और MOU आज ही ख़त्म हो रहा है। ईरान की सरकारी TV IRIB की 16 अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की आर्मी के कमांडर इन चीफ सबसे बड़े चेहरे ने मेजर जनरल अमीर हातमी ने डोनाल्ड ट्रंप के हॉर्मुज़ को यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी बनाने वाले बयान पर जवाब दिया है। हातमी ने कहा कि ऐसी बातों का मजाक करना बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि ये ईरान है और इसके जो मुहाफिज हैं वो तुम्हारे पैर तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फोर्सेस को इस रीजन से इफ़ेक्टिवली बाहर कर दिया गया है और अब उन्हें पर्शियन गल्फ़, गल्फ़ ऑफ ओमान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दोबारा दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हातमी ने यह भी साफ किया कि अमरीकी मिलिट्री अड्डों को दोबारा पहले जैसी पोजीशन में आने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। यानी ईरान ने जो नुकसान किया है अब उसकी उस लेवल पर भरपाई नहीं हो पाएगी जैसी नॉर्मल डेज़ में वो जैसे दिखते थे मिलिट्री अड्डे। और ईरान कह रहा है कि हम इसकी इजाज़त देंगे ही नहीं। याद है कि डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि ईरान को हराने के बाद वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को यूनाइटेड स्टेट्स की टेरिटरी डिक्लेयर कर देंगे। हालांकि इसके कुछ घंटे बाद वाइट हाउस को सफाई देते हुए कल ये कहना पड़ा था कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक कर रहे थे। यानी ईरान की तरफ से तो पैगाम साफ है दोस्तों कि अगर अमेरिका हॉर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करने के लिए कोई भी फौजी कदम उठाता है, कोई भी मिलिट्री एक्शन करता है, तो ईरान अमरीकी नेवी और अमरीकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ बेहद सख्त जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन फ़िलहाल इस बयान से ये साबित नहीं होता कि कोई नया अमेरिकन अटैक होने वाला है। ये एक सख्त और खुली वार्निंग भी हो सकती है। बढ़ते आगे, ईरान और अमेरिका के बीच हुए इस्लामाबाद MOU की 60 दिन की मियाद अब अपने आखिरी दिन में पहुंच चुकी है और 17 अगस्त से पहले इसे आगे बढ़ाने पर कोई साफ रजामंदी सामने नहीं आई है। इस MOU को रिन्यू करना था, एक्सटेंड करना था, सीज़ फायर को और खींचना था, जो हो नहीं सका। इसका मतलब ये है कि 16 अगस्त के बाद सबसे बड़ा सवाल यही रहेगा, क्या 17 अगस्त से ईरान और अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से शुरू हो जाएगी या दोनों तरफ से कोई नया रास्ता निकाला जाएगा, नई समझदारी दिखाई जाएगी। अब सबसे बड़ी पेचीदगी ये है कि इस MOU के एक्सटेंशन को लेकर दोनों तरफ से एक जैसी बातें सामने नहीं आ रही, यानी टेंशन हाई है और अगले कुछ घंटे बेहद अहम है। बढ़ते आगे, हमने आपको 2 रोज़ पहले बताया था या कुछ रोज़ पहले बताया था ईरान के पायलट्स लापता हैं, फिर कतर ने कहा हमारे यहाँ नहीं है। ईरान ने अब कतर से अपने लापता पायलटों का पता लगाने के लिए एक बड़ी मांग रख दी है और कहा है कि अगर कतर का कहना है कि उसके पास कोई ईरानी पायलट नहीं है तो फिर ईरानी एयरफोर्स की फैक्ट फाइंडिंग टीम को कतर जाने की इजाज़त दी जाए।
ईरान की आर्म्ड फोर्सेस जनरल स्टाफ की मिसिंग इन एक्शन सर्च कमेटी के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल सैयद मोहम्मद बाकिरजादे ने इतवार को कतर से ये मांग की। उन्होंने कहा कि कतर को मामले से इनकार करने और सच्चाई तक पहुंचने की राह में रुकावट डालने के बजाय ईरानी एयरफोर्स की एक्सपर्ट टीम को कतर आने की इजाज़त देनी चाहिए। बाकिरजादे के मुताबिक ईरान के कई तजुर्बेकार एयरफोर्स एक्सपर्ट्स पिछले कई महीनों से कतर जाने का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि मौके पर जाकर लापता पायलट्स के मामले की जांच की जा सके। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कतरी ओहदेदारों की तरफ से बार बार रुकावट और देरी की वजह से ईरानी पायलटों की वापसी का मामला आगे नहीं बढ़ सका है। ईरान ने इस मामले में इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस से भी मदद मांगी है, फौरी तौर पर दखल देने की अपील की है। कहा है कि आप इस मामले की जांच भी कीजिए। बाकिरजादे ने यह भी कहा कि कुवैत ने भी इसी तरह कतर के अलावा कुवैत ने भी इसी तरह अपने पास मौजूद या अपनी कैद में मौजूद 4 ईरानियों के बारे में मालूमात देने से गुरेज किया है। दोस्तों, याद रहे कि कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री 15 अगस्त की रात ही ईरान के इस दावे से इनकार कर चुकी है कि उसके पास ईरान के 3 पायलट कस्टडी में हैं, जेल में हैं। यानी अब मामला और पेचीदा हो गया है। ईरान कह रहा है कि पायलटों के बारे में सच्चाई सामने लाने के लिए उसके एक्सपर्ट टीम को कतर भेजा जाए, जबकि कतर किसी भी सीक्रेट हिरासत से इनकार कर रहा है। यमन में हूथियों के हमले एक बार फिर से तेज़ हो गए हैं और इस बार मोका और मारिब में मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबर सामने आई है। इतवार को सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक हूथियों ने मोका और मारिब में एक और लहर के तौर पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए, जबकि यमन की सरकारी फोर्सेस और लोकल मीडिया ने इन हमलों की तफसील दी है। यमन की हुकूमत के साथ खड़ी नेशनल रेजिस्टेंस फोर्सेस ने यह बताया है कि मोका में हूथियों की एक मिसाइल गिरी। हालांकि इस हमले में कितना नुकसान हुआ इसकी पूरी तफसील सामने नहीं आई है। उधर मारिब में जो सूबे की हुकूमत है उसके मीडिया ऑफिस के मुताबिक सैटरडे को 15 अगस्त को रिहायशी इलाकों को 6 बैलिस्टिक मिसाइलों और 4 ड्रोन से निशाना बनाया गया। ये 15 अगस्त की कल की ही तस्वीरें हैं। इन हमलों में 4 लोग जख्मी हुए, जबकि कई घरों और सिविल प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचने की भी खबर है। यानी यमन में हूथियों और सरकारी फोर्सेस के बीच टकराव अब एक बार फिर से तेज़ हो रहा है और मोका और मारिब में हुए ये हमले इसी बढ़ते एस्केलेशन की नई कड़ी हैं। गज़ा की जंग में गज़ा तो बर्बाद हुआ, लेकिन इसराइल की भी बर्बादी कुछ कम नहीं हुई। 16 अगस्त को इसराइल की सबसे मशहूर वेबसाइट्स में से एक हारेट्स की रिपोर्ट देख लीजिए, क्योंकि इस रिपोर्ट में नेतन्याहू की जंग पर हुए इतने बड़े खर्च का खुलासा किया गया है कि सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रिपोर्ट के मुताबिक 7 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई जंग, गज़ा की जंग पर इसराइल का कुल खर्च 420 अरब शेकल, क्या फिगर है, 420 अरब शेकल यानी लगभग 142 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है खर्च जंग पर। यानी नेतन्याहू की इस जंग ने इसराइल के ख़जाने पर ऐसा बोझ डाल दिया है जिसकी कीमत अब अरबों डॉलर में चुकानी पड़ रही है। हारेट्स के मुताबिक इसी दौरान इसराइल का नेशनल कर्ज भी करीब 400 अरब शेकल यानी लगभग 136 अरब डॉलर बढ़ चुका है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि गज़ा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करते वक्त इसराइल को उम्मीद थी कि जंग कम से कम 3 महीने तक चलेगी बस, लेकिन कुछ किस्म के हथियारों का स्टॉक इतनी लंबी जंग के लिए तैयार ही नहीं था। और यह भी सच है कि गज़ा में जाकर आईडीएफ फंस गई। एक साबिक इसराइली फौजी अफसर के मुताबिक कुछ हथियारों की खपत पहले से लगाए गए अंदाजों से दोगुना तक पहुंच गई, क्योंकि मुकाबला जोरदार मिल रहा था। यानी गज़ा की जंग ने इसराइल को सिर्फ फौजी और सियासी प्रेशर ही नहीं दिया, बल्कि उसके ख़जाने, उसके डेब्ट यानी कर्ज और हथियारों के ज़ख़ीरे पर भी बहुत बड़ा बोझ डाल दिया है। सीधी बात यह है कि गज़ा तबाह हुआ, लेकिन नेतन्याहू की जंग ने इसराइल का भी भट्टा बैठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यूक्रेन के ब्लैक सी के साहिलों पर अब जंग के साए में भी लोग अपनी ज़िंदगी गुजारते दिखाई दे रहे हैं और ओडेसा रीजन से सामने आई ये तस्वीरें इसी हकीकत को दिखा रही हैं। ये 16 अगस्त को आई तस्वीरें हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस की तरफ से ओडेसा रीजन में लगातार स्ट्राइक्स की जा रही हैं और ऐसी ही एक स्ट्राइक का असर विल्कोव शहर में उस वक्त रिकॉर्ड हुआ जब लोग ब्लैक सी यानी काला सागर के साहिल पर तैर रहे थे, नहा रहे थे,
पिकनिक मना रहे थे। सामने आई तस्वीरों में लोग समंदर में नजर आ रहे हैं और उसी दौरान कुछ ही दूरी पर एक जोरदार धमाका होता है, धुआं उठता है। सबसे हैरान करने वाली बात ये कि धमाका होने के बावजूद कई लोग अपनी जगह पर ही दिखाई देते हैं, जैसे उनके लिए ऐसी आवाज़ें और धमाके और हमलों का डर अब कोई नई बात नहीं रह गई हो। लोगों ने इसी के साथ जीना सीख लिया है। यानी जंग ने इन लोगों की ज़िंदगी को इस हद तक बदल दिया है कि अब धमाकों के साए में समंदर के साहिल पर तैरना भी आम बात बनती जा रही है। और यही इस जंग की सबसे दर्दनाक तस्वीरों में से एक है, जब लोग हमलों को एक नॉर्मल चीज़ समझने लगे। बढ़ते हैं आगे। रूस और यूक्रेन की जंग में एक ऐसा मंजर भी सामने आया 16 अगस्त को, जिसमें दिखाई देता है कि एक रूसी फौजी ने अपनी गाड़ी को निशाना बनाने आ रहे एफपीवी ड्रोन को आखिरी लम्हे में मार गिराया। सामने आए वीडियो में एक एफपीवी ड्रोन को तेज़ी से रूसी गाड़ी की तरफ बढ़ता देखा जा सकता है और ऐसा लगता है कि अगले ही पल ये ड्रोन उस व्हीकल से टकरा कर फट जाएगा। लेकिन एक फायर चूकने के बाद आखिरी लम्हे में एक रूसी फौजी ने अपनी राइफल से ड्रोन पर दोबारा फायर किया और टकराने से ठीक पहले उस यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वीडियो में ड्रोन को व्हीकल तक पहुंचने से पहले ही हवा में गिरते देखा जा सकता है। यूक्रेन और रूस की जंग से एक और आखिरी खबर। यूक्रेन ने मॉस्को पर रूस की दारुल हुकूमत मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन से बड़ा हमला कर दिया और इसी दौरान रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से ज़ोरदार हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से मॉस्को और उसके आसपास करीब 600 ड्रोन्स दागे गए, जिनमें से 201 ड्रोन्स को मॉस्को रीजन में इंटरसेप्ट कर लिया गया। यूक्रेनी ड्रोन हमले में कम से कम एक शख्स की मौत हुई है, जबकि 3 दूसरे लोग जख्मी हुए हैं। उधर इसी दौरान रूसी फौज ने यूक्रेन की कैपिटल कीव पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया, जिससे वहां भी कई इलाकों में तबाही की खबरें सामने आई हैं। गजा में इसराइली नाकेबंदी के बीच ऑक्सीजन की किल्लत और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है और गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 22 ऑक्सीजन स्टेशन अब काम नहीं कर रहे हैं। गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक ऑक्सीजन सिलेंडर भरने वाले 30 डिवाइस में से 4 अब भी ऑपरेशनल हैं, 26 नहीं। यानी सिर्फ 4 डिवाइसेस के सहारे गजा के हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है और मेडिकल सिस्टम पर प्रेशर लगातार बढ़ता जा रहा है। गजा में पहले ही मेडिकल सप्लाई की भारी कमी है। ऐसे में ऑक्सीजन सिस्टम का इस तरह लगातार बंद होना उन मरीजों के लिए बेहद ख़तरनाक हो सकता है जिन्हें इलाज के लिए लगातार ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। यानी नाकेबंदी का असर अब सिर्फ दवाओं और खाने तक महदूद नहीं, ऑक्सीजन जैसे बेहद ज़रूरी मेडिकल रिसोर्स तक भी पहुंच मुश्किल होती जा रही है। जल्लाद भी शायद इतमार बेन-गुविर से बेहतर ही होते होंगे, क्योंकि इस्राएली मिनिस्टर इतमार बेन-गुविर ने हर रात 30 से 40 फ़लस्तीनियों को कत्ल करने की तजवीज़ पेश की है। शर्म की बात यह है कि ऐसा शख्स इसराइल का मिनिस्टर बना बैठा है और दुनिया को देखना चाहिए कि इसराइल और उसकी हुकूमत में किस तरह की सोच रखने वाले लोग बैठे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक बेन-गुविर ने गजा में टारगेटेड किलिंग्स जारी रखने और हर रात 30 से 40 फ़लस्तीनियों को मारने की खुली बात कही है और खुली डिमांड की है। उसने ये भी कहा है कि पूरा गजा इसराइल की टेरिटरी होनी चाहिए और वहाँ ज्यूइश सेटलमेंट यानी यहूदियों की बस्तियाँ बनाई जानी चाहिए। 16 अगस्त को आई खबर के मुताबिक बेन-गुविर ने फ़लस्तीनियों को गजा से बाहर निकालने के लिए एनकरेज करने की भी बात कही कि हम उनका हौसला बढ़ाएंगे ताकि वो गजा छोड़कर चले जाएं, जबकि जिसे वो बेन-गुविर और बाकी इसराइली टेररिस्ट मानते हैं उन लोगों के लिए बेन-गुविर ने किसी रियायत की बात नहीं की। बेन-गुविर ने डेथ पेनल्टी, मौत की सज़ा और फांसी देने की भी हिमायत की और उसने ये तक कहा कि कुछ फ़लस्तीनियों को ज़िंदा रहने का हक नहीं है। यानी एक तरफ दुनिया में सीज़ फायर और पीस की अमन की बातें हो रही हैं और दूसरी तरफ इसराइल की हुकूमत का एक सीनियर मिनिस्टर खुले तौर पर फ़लस्तीनियों को बड़े पैमाने पर कत्ल करने और पूरे गजा पर कब्ज़े की बात कर रहा है। मुझे लगता है कि अंधभक्तों से भरे जम्बू द्वीप के लोगों को अब सिर्फ इसराइल के बयान नहीं बल्कि इसराइली हुकूमत में बैठे लोगों की सोच भी देखनी और समझनी चाहिए। जम्बू द्वीप अगर आपकी समझ में ना आए तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, बहुत शानदार जगह है।
और अब सुनिए दुनिया की कुछ और खबरें शॉर्ट में। स्पेन में एक नया रिकॉर्ड बना है। नासा के नए टेलीस्कोप ने अर्थ से, हमारी ज़मीन से करीब 500 लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट को खोजा है। बताया जा रहा है कि इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर हमारी दुनिया के एटमॉस्फेयर से काफ़ी मिलता जुलता है। बात डीप सी की भी करेंगे, यानी गहरे समंदर में भी एक बड़ी खोज हुई है। साइंटिस्टों ने पैसिफिक ओशन के गहरे पानी में ऐसे 10 नए ऑर्गेनिज्म खोजे हैं जो अंधेरे में खुद रोशनी पैदा करते हैं। हवा से पीने का पानी बनाने की टेक्नोलॉजी की भी खबर आई है। इसराइल के साइंसदानों ने ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार करने का दावा किया है जो हवा में मौजूद ह्यूमिडिटी यानी नमी से सीधे पीने का साफ पानी बना सकती है। उधर जापान में रोबोट से काश्तकारी यानी खेती बाड़ी कराई जा रही है। जापान में अब सोलर पावर से चलने वाले रोबोट्स खेतों में फसलें काट रहे हैं, जिससे वक्त और इंसानी मेहनत दोनों की बचत हो रही है और कोई शब्बो कोई शीला पति के लिए रोटी भी लेकर खेत पर नहीं जा रही। स्विट्जरलैंड में एक चिड़िया 50 साल बाद वापस मिली है। स्विट्जरलैंड के जंगलों में एक ऐसी रेयर बर्ड दोबारा नजर आई है जिसे करीब 50 साल से खत्म हो चुकी स्पीसीज माना जा रहा था। उधर यूरोप में हाइड्रोजन फ्यूल से पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक नया रिकॉर्ड बना है। यूरोप के एक बड़े शहर ने अपनी पूरी पब्लिक बस फ्लीट को हाइड्रोजन फ्यूल पर चलाने में कामयाबी हासिल कर ली है। इससे पॉल्यूशन बहुत हद तक कम होने की उम्मीद है। इटली में लियोनार्डो दा विंची की एक खोई हुई पेंटिंग मिलने का दावा किया गया है। एक पुराने घर की मरम्मत के दौरान ये पेंटिंग मिली, जिसे दुनिया की बड़ी आर्ट डिस्कवरीज में से एक बताया जा रहा है। मैं इसकी कीमत करोड़ों में बता रहा हूँ अभी से। और फ्रांस में अब मशहूर म्यूज़ियम की पुरानी चीज़ें घर बैठे भी देखी जा सकती हैं। म्यूज़ियम ने अपनी हिस्टोरिक चीज़ों को 3D वर्चुअल रियलिटी यानी VR के ज़रिए आम लोगों के लिए पेश किया है। आज़ाद बोल इंडिया आप ही का चैनल है। जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।